एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियो देख ली होगी, उसमें मैंने इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी पढ़ाया था। ओम्स आज देखते हैं ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, at constant temperature current flowing through conductor is directly proportional to potential difference across its ends of the conductor. अगर हम बाय डेफिनेशन जाए तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, लेकिन आप लोग बुक्स में देखते होंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मैं रीजन दे देता हूँ। वोल्टेज हमने जो प्रोवाइड किया है वो हमारा इनपुट है। हम बैटरी से वोल्टेज अप्लाई करते हैं और हमारा फ्लो जो हुआ वो हमारा आउटपुट है। तो यहाँ पे आउटपुट जो है प्रोपोर्शनल है, मतलब डिपेंडेंट है इनपुट पे। लेकिन एक ही अगर x इक्वल टू वाई है कोई इक्वेशन, तो उसको हम y इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही हो रहा है। एक्चुअली बाय डेफिनेशन तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन बुक्स वगैरह में ऐसे लिख दिया गया है। इसको ऐसे इसलिए लिखा गया है ताकि जब इसको हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए तो इक्वल टू में v इक्वल टू आई आर आए। ये जो r हमारा है ये एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अगर हम यहाँ से देखें तो I इक्वल टू वी बाय आर होगा। तो यहाँ पे 1/r बेसिकली 1/r कांस्टेंट आएगा। तो बाय सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें ये वाला लेते हैं, लेकिन अगर बाय डेफिनेशन जाए तो ये है करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस एंड ऑफ द कंडक्टर। और आपको इक्वेशन ये लिखनी होगी। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर हमारा इक्वेशन है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये देखें तो y इक्वल टू एम एक्स का एक इक्वेशन है। y एक्सिस पे वोल्टेज है, x एक्सिस पे करंट है और m स्लोप है जो कि एक है, और ये r। इसीलिए जो एंगल बनाया गया है वही स्लोप है हमारा। अब मैंने डेफिनेशन में आप लोगों को बताया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ऐसा क्यों है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्यों ओम्स लॉ वैलिड होता है? इसके पीछे रीजन ये है कि R जो है हमारा रेजिस्टेंस वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। एक फॉर्मूला होता है R इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। मैं रेजिस्टेंस का एक सेपरेट लेक्चर लूँगा, उसमें रेजिस्टर के बारे में बात करेंगे। तो आप अभी बस ओम्स लॉ पढ़ा रहा हूँ तो ये समझ लीजिए कि हमारा R जो है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। मतलब अगर टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, उससे V इक्वल टू आई आर नहीं हो पाएगा क्वालिटी, क्योंकि रेजिस्टेंस ही चेंज होता रहेगा। जबकि हमारा वेरिएबल तो ये दोनों होना चाहिए। किसी भी सर्किट में एट ए टाइम रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अगर यही चेंज होना शुरू कर दे तो V इक्वल टू आई आर फॉलो नहीं कर पाएगा। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही हमारा ओम्स लॉ वैलिड होता है। अब आप लोगों के बुक में एक रिलेशन होगा J इक्वल टू सिग्मा ई।
ये कहाँ से आया? एक्चुअली ये भी ओम्स लॉ ही है, बट इन फील्ड थ्योरी। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये है हमारा सर्किट थ्योरी से। अब ये इक्वेशन कहाँ से आया? एक्चुअली यहीं से आया है। हम अगर V इक्वल टू आई आर लें और R को हम रो L बाई ए, अब L को इधर भेजे V बाई एल, आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो V बाई एल इक्वल टू ई आई बाई ए। आपको लास्ट लेक्चर में ही मैंने पढ़ाया था आई बाई ए इज जे करंट डेंसिटी एंड रो। अगर रो को हम इधर भेज दे तो 1 बाय रो इज द रेजिस्टिविटी, इसका रेसिप्रोकल होगा कंडक्टिविटी, तो हमारा आ जाएगा J इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा इज कंडक्टिविटी हियर, E is electric field and J is the electric current density. टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी घटेगी। दैट्स वाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही हम J इक्वल टू सिग्मा ई डिफाइन कर सकते हैं, और कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं है तो J इक्वल टू सिग्मा ई फॉलो नहीं करेगा। लाइक दैट V इक्वल टू आई आर भी फॉलो नहीं करेगा। अब ओम्स लॉ के बेस पे यहाँ पे 2 स्टेटमेंट मैंने लिखी है, मैं रीड कर देता हूँ। अ मटेरियल और अ डिवाइस दैट ओबे ओम्स लॉ इज कॉल्ड एन ओमिक कंडक्टर। लाइक जो भी ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसको हम ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। एग्जाम्पल मेटल जो भी लाइक फ्लो कराएगा अपने एक और जिसका स्लोप ये होगा, मतलब लीनियर ग्राफ होगा, उसको हम ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। और सेकेंड स्टेटमेंट ये है अ मटेरियल और ए डिवाइस दैट डज नॉट ओबे, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, इज कॉल्ड ए नॉन ओमिक कंडक्टर। एग्जाम्पल डायोड। अब यहाँ पे डायोड का ग्राफ देख लीजिए, यहाँ पे लीनियर तो कुछ भी नहीं है कोई भी क्वाड्रेंट में। वैसे एक गैलियम आर्सेनाइड एक कंपाउंड है, उसका भी आप ग्राफ देख लीजिए। तो ये दोनों ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, तो इन्हें कहेंगे हम नॉन ओमिक कंडक्टर, और जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे उसे कहेंगे हम ओमिक कंडक्टर। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर एसी सर्किट। सो मैंने आपको पढ़ाया V इक्वल टू आई आर, यहाँ पे R इज रेजिस्टेंस, लेकिन पहले एसी सर्किट में सिर्फ R नहीं होता, वहाँ पे R भी होता है, L इंडक्टर, C इज कैपेसिटर, ये तीनों एलिमेंट्स होते हैं वहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ आंसर तो यस वैलिड है, लेकिन वहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा V इक्वल टू आई जेड। जेड जो है हमारा इम्पिडेंस है, जो इसकी वैल्यू होती है Z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक्सएल है, एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी है, टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका फॉर्मूला है 1/ओमेगा-c। सो यहाँ पे सिंपल जानने की बात यह है कि यस ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर एसी सर्किट, उसका फॉर्मूला है V इक्वल टू आई जेड। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है विच हैव मैक्सिमम करंट A और B। यहाँ पे मैंने ग्राफ दिया है, आप खुद से सॉल्व करके देखिए, मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे ये एंगल मान लीजिए, ये एंगल यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ग्राफ यहाँ पे देखेंगे एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, तो यहाँ पे R2 मीन्स R2 इज ग्रेटर देन R1। ग्राफ से आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है। हमें करंट के बारे में पूछा है, तो I इक्वल टू V बाय R। इफ रेजिस्टेंस इज मोर देन I should be max minimum। R2
I2 is greater than R1, then according to this I1 is greater than I2. Yes. Line A has maximum current. वहीं पे वोल्टेज की बात करें तो V equal to IR. So if resistance is more, then voltage is more. So B, line B has maximum voltage. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं 1 नंबर में। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन किया उसके जैसा ही है, बट यहाँ पे 3 लाइन है ABC। तो आप लोग ट्राई कीजिए। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का ऑर्डर देखें तो एंगल के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। तो R3 इज ग्रेटर देन R2, R2 इज ग्रेटर देन R1। रेजिस्टेंस का ऑर्डर ये है। तो वही फिर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो वोल्टेज का भी ऑर्डर यही होना चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा है विच लाइन हैज मैक्सिमम वोल्टेज। सो V3 हमारा कौन सा है, C वाला। तो लाइन C हैज मैक्सिमम वोल्टेज एंड लाइन A हैज मिनिमम वोल्टेज। अब करंट का देखें तो करंट का यहाँ से I इक्वल टू V/R। सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेजिस्टेंस का ऑर्डर ये है, तो करंट का ऑर्डर बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। I1 A का है, तो लाइन A हैज मैक्सिमम करंट एंड लाइन C हैज मिनिमम करंट। अब हम लोग लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ देखते हैं। ओम्स लॉ वैलिड होने के लिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होना चाहिए। डेट इज V और I का ग्राफ लीनियर होना चाहिए। सो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं जहाँ पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट लीनियर। जहाँ पे V और I का रिलेशन लीनियर नहीं होगा वहाँ पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। जैसे इस ग्राफ में देखिए आप, V और I का ग्राफ है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक जा रहा है, लिनियरिटी फॉलो कर रहा है। उसके बाद देखेंगे तो ये ग्राफ ऊपर की ओर चला गया, जो कि अगर ऐसे जाता तो ग्राफ जाता तो ओम्स लॉ वैलिड हो जाता। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है, जहाँ पे V और I का ग्राफ लीनियर नहीं होगा वहाँ पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। ये एक फर्स्ट लिमिटेशन हुई ओम्स लॉ की। सेकेंड है रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V। वोल्टेज के साइन पे डिपेंड करता है। V और I यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे V और I दोनों पॉजिटिव है, मतलब वोल्टेज पॉजिटिव के लिए करंट का ये ग्राफ है। यहाँ पे देखेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट हुआ तो दोनों नेगेटिव होना चाहिए। सो वोल्टेज भी नेगेटिव है, बट I का ग्राफ सेम नहीं मिल रहा है। जैसे इधर मिल रहा है वैसे यहाँ पे नहीं मिल रहा है, एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कुछ और पॉइंट लेवल होगा वोल्टेज का, यहाँ पे कुछ और होगा। तो यहाँ पे भी हमारा ओम्स लॉ वैलिड नहीं हुआ। तो ये सेकेंड लिमिटेशन हुई ओम्स लॉ की। थर्ड आता है, थर्ड पॉइंट है हमारा द रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक। दैट इज देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ वोल्टेज V फॉर द सेम करंट। एग्जाम्पल गैलियम आर्सेनाइड। यहाँ पे गैलियम आर्सेनाइड, ये वाला ग्राफ मैंने आपको नॉन ओमिक में भी बनवाया था। यहाँ पे देखेंगे तो V और I का ग्राफ है जिसमें यहाँ तक लीनियर रीजन है, उसके बाद देखेंगे तो नॉन लीनियर रीजन, उसके बाद देखेंगे तो स्लोप नीचे जा रहा है, उसका मतलब नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो थर्ड पॉइंट हमारा यही है। तो मैंने आपको यहाँ पे
लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ में 3 पॉइंट्स बता दिए। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आपको अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।